एमबी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम लोग क्या देखते हैं, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इज फ्रॉम देयर लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो मटेरियल का जो मूवमेंट होगा, गतिविधि होगा, वो क्या होगा, हाँ, हायर से लोअर की तरफ, है ना। लोअर से हायर की तरफ क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इज फ्रॉम देयर लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। क्या होगा, लोअर से हायर की तरफ, है ना। नीचे से ऊपर की तरफ, लोअर से हायर की तरफ होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट कह रहा है मेरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या होगा, हाँ, लोअर से जो हायर की तरफ जो जाएगा, लोअर से जो हायर की तरफ जो कंसंट्रेशन होगा, किसका मूवमेंट होगा, मटेरियल का, है ना। मूवमेंट होगा, मटेरियल का जो मूवमेंट होगा वो लोअर से क्या होगा, हायर की तरफ होगा, है ना। तो उसमें क्या यूज होगा, उसमें एनर्जी यूज होगा। ये कह रहा है, क्या कह रहा है, उसमें एनर्जी यूज होगा, एनर्जी रिक्वायर होगा, है ना। उसमें एनर्जी लगेगा। तो एनर्जी जो खर्च होगा वो किसके फॉर्म में खर्च होगा, एटीपी के फॉर्म में खर्च होगा। किसके फॉर्म में खर्च होगा, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मेरा खर्च होगा। तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस तरीके से समझिए, जैसे कि हम बाइक चला रहे हैं, है ना, बाइक चला रहे हैं तो बाइक चल रहा है। तो कैसे चल रहा है बाइक जब चला रहे हैं तो बाइक कैसे चल रहा है, पेट्रोल, है ना। क्या उसमें पेट्रोल डाल रहे हैं, पेट्रोल क्या कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है ना। गाड़ी को चलने के लिए एनर्जी चाहिए, किसी भी आदमी को, है ना, चलने के लिए, फिरने के लिए, मूवमेंट के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कहाँ से आता है, हमको फूड से आता है। तो एनर्जी का मतलब होता क्या है, एनर्जी को तो हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं, है ना। तो एनर्जी है क्या, व्हाट इज एनर्जी। क्वेश्चन यहाँ पे मेरा ये अराइज होगा कि व्हाट इज एनर्जी, है ना। आप लोग पहले भी पढ़ते आ रहे हैं ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी का एक सिंपल सा डिफिनेशन है, हम लोग उसको रिकॉल कर लेते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब जिसकी किसी भी काम की करने की जो ताकत होता है ना, उसी को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। अगर ताकत है तो ही तो काम कर पाएंगे, अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो काम नहीं कर पाएंगे। द कैपेसिटी मतलब क्षमता, किसी भी काम की करने की जो क्षमता होती है उसी को एनर्जी कहते हैं, है ना। तो इसमें जो एनर्जी खर्च हो रहा है, वो किस फॉर्म में खर्च हो रहा है, एनर्जी किस फॉर्म में खर्च हो रहा है। तो एनर्जी जो खर्च हो रहा है वो एटीपी के फॉर्म में हो रहा है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये डायग्राम, है ना, ये क्या है मेरा पीएम है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोले या सेल मेम्ब्रेन बोलो, पीएम बोले या सीएम बोले, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये मेरा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसमें जो एनर्जी का जो मूवमेंट हो रहा है, इसमें जो मटेरियल का जो मूवमेंट हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है मटेरियल का। किसका मूवमेंट हो रहा है, सारा मटेरियल का मूवमेंट हो रहा है। सब खेल किसका है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल। मटेरियल का जो मूवमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो लोअर टू हायर हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, लोअर टू हायर। बाहर कम है, अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, अंदर ज्यादा है। तो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, क्या आ रहा है, ये बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है। बाहर से क्या आ रहा है, ये अंदर की तरफ आ रहा है। यहाँ पे हम लोग शो कर रहा है ना कि ये क्या आ रहा है, बाहर से अंदर की तरफ। ये आउटसाइड है सेल के, और ये सेल के क्या इनसाइड है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये आउटसाइड है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनसाइड है। तो सारा खेल जो हो रहा है कहाँ हो रहा है, बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है। तो लोअर से हायर की तरफ हो रहा है, लोअर से हायर की तरफ हो रहा है। ये दोनों पॉइंट में यही क्या रहता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं फर्दर टॉपिक। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। क्या है, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। देखते हैं हम लोग क्या है। पहला हम लोग देख रहे हैं इंडोसाइटोसिस।
क्या है? इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस मतलब क्या हुआ? इनसाइड, अंदर, है ना। इंडो का मतलब इनसाइड, अंदर, है ना। इंडो का मतलब क्या? अंदर, इनसाइड, ठीक है। और एक्सो का मतलब क्या है? एक्सो का मतलब एग्जिट, बाहर, बाहर, है ना। इंडो का मतलब इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस का मतलब क्या हो? इनसाइड, अंदर, है ना। एक्सोसाइटोसिस मतलब एग्जिट, बाहर। समझ में आ गया? ये अंदर और ये बाहर। आ गया बात समझ में? तो हम लोग देखते हैं कि अमोइबा एक्वायर्ड फूड बाय इंडोसाइटोसिस। अमोइबा, अमोइबा क्या है? बैक्टीरिया है ना, सिंगल सेल है। ये क्या है? बैक्टीरिया है, यूनिसेल्युलर है। तो ये जो फूड को जो लेता है, ये जो फूड को एक्वायर करता है ना, एक्वायर मतलब लेना, है ना। फूड को जो ये लेता है अपने अंदर, है ना, फूड को जो ये लेता है, कैसे लेता है? इंडोसाइटोसिस मूवमेंट के कारण। कौन सा मूवमेंट? इंडोसाइटोसिस प्रोसेस से। कि कैसे लेता है ये फूड को अमोबा? हम लोग खाना खाते हैं ना, हम लोग खाना हाथ से ऐसे कर खा लेते हैं, प्लेट से तोड़ दो के रोटी, सॉरी। लेकिन अमोइबा जो लेता है, अमोइबा जो लेता है वो कैसे लेता है? हाँ, वो जो मूवमेंट्स लेता है उसको हम लोग इंडोसाइटोसिस मूवमेंट कहते हैं। किस तरीके से? आइए देखते हैं हम लोग, इस डायग्राम की मदद से हम लोग देखते हैं। तो ये मेरा अमोइबा है, ठीक है। तो ये किस तरीके से ले रहा है? ये फूड बाहर में है ना, ये क्या है? आउटसाइड है। को धीरे 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 अपने शेप के आकार को, अपने शेप के आकार को क्या करेगा? बदलेगा। धीरे 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 इसको अपने अंदर ले लेगा, है ना। इसको अपने अंदर ले लेगा। ये इसके अंदर आ गया, है ना। कैसे? ये इधर से टर्न करेगा, फिर ये अपना रास्ता बदलेगा, फिर धीरे 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 क्या करेगा? इसको अपने अंदर ले लेगा, है ना। इसको अपने अंदर ले लेगा। तो इसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडोसाइटोसिस प्रोसेस, है ना। क्या बोलेंगे? इंडोसाइटोसिस। क्या है ये? इंडोसाइटोसिस मतलब बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर। और एक्सोसाइटोसिस मतलब एक्सो, एक्सो से समझिए एग्जिट, एग्जिट मतलब बाहर, है ना। तो अमोइबा जो अपना फूड को एक्वायर करता है, अमोइबा जो अपने फूड को एक्वायर करता है वो इंडोसाइटोसिस मूवमेंट से करता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। डायग्राम को एक बार नोट डाउन कर लीजिए। और हम लोग समझ गए एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस में क्या फ़र्क है, इसको नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक पे। अब देखते हैं हम लोग प्लाज्मोलाइसिस। क्या देखते हैं? अब हम लोग का जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। आइए देखते हैं प्लाज्मोलाइसिस। देखिए प्लाज्मोलाइसिस को, इसको पी को हम सर्कल किया है। पी से क्या समझने के लिए? पी से, पी फॉर प्लाज्मोलाइसिस और पी फॉर प्लांट, है ना। पी फॉर प्लाज्मोलाइसिस, पी फॉर प्लांट, पी फॉर प्लाज्मोलाइसिस, पी फॉर प्लांट। अब देखिए पी को हम ग्रीन से, प्लांट को हम लोग किस कलर से लिख दिया? ग्रीन कलर से लिख दिया, है ना। समझना आसान है। प्लांट कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है, इसलिए हम लोग प्लांट सेल, है ना। प्लाज्मोलाइसिस क्या है? प्लाज्मोलाइसिस क्या है? ये प्लांट सेल है। क्या है ये? प्लांट। श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या है मेरा? श्रिंकेज, श्रिंकेज का मतलब समझ रहे हैं ना? सुकड़ना। श्रिंकेज का मतलब सुकड़ना, सुकुड़ता है, सुकड़ना। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या है मेरा? लिविंग कंटेंट ऑफ सेल, लिविंग कंटेंट ऑफ सेल। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म लिविंग कंटेंट ऑफ सेल। सेल का ये क्या है? लिविंग कंटेंट है। इसमें क्या है? इसमें जान है, जान है, ये लिविंग कंटेंट है। क्या है ये? लिविंग कंटेंट। अवे फ्रॉम द सेल वॉल, और ये किससे दूर रहता है?
ये किससे दूर रहता है? सेल वॉल से। सेल वॉल से ये दूर रहता है। व्हेन प्लेस इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपर और हाइपो हमने बताया था, ट्रिक के मदद से भी बताया था। तो इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? श्रिंकेज, वाटर मूव आउट। इसमें क्या होगा? पानी निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। तो पानी निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये सिकुड़ जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये श्रिंकेज हो जाएगा। पानी जब सिकुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? श्रिंकेज हो जाएगा। किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? प्लाज्मोलाइसिस। ये क्या है? ये प्लांट सेल है। प्लाज्मोलाइसिस क्या है? प्लांट सेल है। तो इसमें ऑब्जर्व हम लोग क्या देखते हैं कि ये किस में पाया जाता है? सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, प्लाज्मोलाइसिस। पी फॉर प्लाज्मोलाइसिस, पी फॉर प्लांट। तो ये किस में पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है। ये प्लांट का सेल है। प्लांट का सेल है तो प्लांट में ही पाया जाता है, और प्लांट के अलावा ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये थ्योरी हम लोगों ने लिखा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थ्योरी को नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग इससे रिलेटेड इसका डायग्राम देखते हैं कि कैसे ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है, कैसे सिकुड़ जाता है। ठीक है, उसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो ये प्लाज्मोलाइसिस सेल का डायग्राम है। ठीक है, कैसे कैसे इसमें श्रिंकिंग हो रहा है, कैसे कैसे ये सिकुड़ रहा है, श्रिंकेज हो रहा है, हम लोग डायग्राम की मदद से देखते हैं। थ्योरी की मदद से हम लोगों ने देख लिया, अब डायग्राम की मदद से देखते हैं। तो ये मेरा क्या नॉर्मल सेल है, ये भी क्या है? नॉर्मल है। ये अभी नॉर्मल सेल है ना, कहीं से कुछ भी सिकुड़ नहीं रहा है ना। ये नॉर्मल सेल है, कहीं से कुछ भी सिकुड़ नहीं रहा है। फिर धीरे धीरे ये क्या है? ये जो ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये क्या है? ये मेरा सेल वॉल है। क्या है? ये सेल वॉल। और सेल वॉल मेरा क्या होता है? डेड होता है, लिविंग नहीं होता है। ये क्या होता है? डेड होता है। और धीरे धीरे ये ए, बी, तो बी में ये क्या हो गया? ये थोड़ा सिकुड़ना लगे, सिकुड़ना ले, है ना। ए में, ये ए में क्या है? नॉर्मल सेल है। ए में क्या है? नॉर्मल, पूरे में फैला हुआ है अपना अच्छे से, है ना, पूरा फैला हुआ है। और बी में जब हम लोग देख रहे हैं तो बी में क्या हो? ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? यहाँ पे श्रिंकिंग होना शुरू हो रहा है, श्रिंकेज होना शुरू हो रहा है। ए में आराम से अपना फैला हुआ है, अब बी में थोड़ा सिकुड़ना शुरू कर रहा है। ठीक है, और सी में और ज़्यादा सिकुड़ रहा है, डी में और सिकुड़ गया बेचारा, ऐसे हो गया, है ना। तो धीरे धीरे इसमें क्या हो रहा है? श्रिंकेज हो रहा है। क्या हो रहा है? धीरे धीरे इसमें श्रिंकेज हो रहा है। तो ए में हमने देखा अपना आराम से ऐसे फैल करके है, बी में थोड़ा सा सिकुड़ा, सी में और सिकुड़ा, डी में एकदम सिकुड़ गया बेचारा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ए में कैसा है और बी में सिकुड़ा, थोड़ा सा श्रिंकेज हुआ, सी में और सिकुड़ा, डी में पूरा बेचारा सिकुड़ करके इतना बड़ा हो गया, सारा पानी निकल गया, सिकुड़ गया। बैलून फूला हुआ था, उसमें पिंच किया, हवा, उसमें क्या किया? पिन से पिंच किया, पिंच करने में होल है, सारा हवा निकल गया। तो बैलून में हवा भरा हुआ था और क्या किया? उसमें पिन मारा, है ना, होल हुआ, तो वो सारा हवा निकल गया। उसी तरीके से इसमें पानी भरा हुआ था, पूरा एकदम फैला हुआ था, धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। एक टाइम आया बेचारा पूरा सिकुड़ गया। ठीक है, ए में आराम से नॉर्मल है, बी में थोड़ा सिकुड़ा, सी में और सिकुड़ा, डी में सिकुड़ गया। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा प्लाज्मोलाइज सेल है। क्या था? ये डायग्राम था, है ना। प्लाज्मोलाइसिस हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा, अब उसका डायग्राम भी देख लिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये किस में पाया जाता है? ये प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है हमारा क्या है? न्यूक्लियस। हमारा टॉपिक क्या है? न्यूक्लियस। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस क्या है? आइए देखते हैं। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, है ना। न्यूक्लियस क्या है? ये सेल का पूरा कंट्रोल इसी के पास होता है। सेल का पूरा कंट्रोलिंग पावर जो होता है इसी के पास होता है। जैसे ये हमारा बॉडी है ना, ये बॉडी है। बॉडी में जो कंट्रोलिंग पावर होता है वो किसके पास होता है? ब्रेन के पास होता है। उसी तरीके से सेल में, ये मेरे सेल में क्या होता है? सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है।
न्यूक्लियस होता है। और यही जो सेंटर पे जो न्यूक्लियस होता है, इसी में क्या होता है, ये पूरा कंट्रोलिंग पावर रहता है इसमें। पूरे सेल का कंट्रोलिंग पावर, पूरा सेल यहीं से कंट्रोल होता है। पूरा सेल जो होता है मेरा यहीं से कंट्रोल होता है। कहाँ से? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से क्या होता है, ये पूरा सेल कंट्रोल होता है। और ये सेंटर तो होता है, बीच में होता है। जैसे ये सर्कल हम लोग बनाते हैं तो बीच में सेंटर होता है ना, बीच में सेंटर होता है। उसी तरीके से न्यूक्लियस में जो ये बीच सेल में जो बीच में जो क्या होता है, ये सेल के बीचों बीच न्यूक्लियस होता है। और इसमें क्या होता है, कंट्रोलिंग पावर होता है। सेल को पूरा कंट्रोल करने का इसमें पावर होता है। किसमें? न्यूक्लियस में। डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर इन्वेलप विद पोल्स। और ये जो रहता है ये डबल मेम्ब्रेन रहता है ना। ये जो घिरा होता है, दो ठो मेम्ब्रेन से क्या होता है, घिरा होता है। कौन मेरा? न्यूक्लियस। किसके बारे में बात हो रहा है? न्यूक्लियस के बारे में बात हो रहा है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, कंटेन्स डीएनए। और क्या होता है इसमें? डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए, है ना। न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए होता है। तो न्यूक्लियस के बारे में हमने क्या क्या जाना अभी? पहला ये जाना कि इसमें कंट्रोलिंग पावर होता है और ये सेल के बीच में होता है। न्यूक्लियस सेंटर पे होता है। जैसे ये सर्कल है तो बीच में ये क्या है, उसका सेंटर है ऑफ द सेल। सेल के सेंटर में होता है और इसमें कंट्रोलिंग पावर होता है। ठीक है। दूसरा हमने जाना कि डबल मेम्ब्रेन होता है। ये जो होता है ये डबल मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियर इन्वेलप पोल्स होता है, हाँ, सुराग की तरह। और तीसरा हमने क्या जाना कि कंटेन डीएनए। और इसमें क्या होता है? डीएनए होता है। अब डीएनए क्या है ना, डीएनए क्या है, तो डीएनए के बारे में भी हम लोग अभी जानेंगे कि डीएनए क्या है। ठीक है। अभी सिर्फ इतना जानते हैं डीएनए। अब डीएनए कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ये डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बारे में, है ना। सब चीज डीएनए पे ही डिपेंड करता है। आँख कैसा होगा डीएनए पे डिपेंड करता है, चेहरा कैसा होगा डीएनए पे डिपेंड करता है ना। तो ये जेनेटिक, डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। इसको हम लोग नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। ठीक है। तो मेरा ये सेल का डायग्राम है। ठीक है। हमने देखा है न्यूक्लियस बीच में, है ना। सेल के सेंटर पे क्या होता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं इस डायग्राम में कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है। ठीक है। तो देखिए ये मेरा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, डबल है ना। एक क्लियर ये, एक क्लियर ये, आउटर लेयर है, ये इनर लेयर है। तो ये मेरा क्या है? न्यूक्लियस। बीच में क्या है? ये सेल है और ये बीच में क्या है? मेरा न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है वो हम सोचा कि डायग्राम की मदद से आपको दिखा देते हैं और इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। थ्योरी में जो हम पढ़े उसको डिटेल में हम लोग डायग्राम में देखते हैं। आइए देखते हैं। बीच में जो रेड रेड दिख रहा है ना, रेड रेड जो ये जो दिख रहा है रेड रेड, ये रेड रेड क्या है? ये रेड रेड डीएनए है। ये रेड रेड क्या है? डीएनए। डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के तरह होता है, तो धागा की तरह स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? धागा की तरह, धागा की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। ये डीएनए है ना, धागा की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। यही मेरा क्या है? डीएनए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागा की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। डीएनए समझ गए हम लोग। ये मेरा सेल मेम्ब्रेन है ना, आउटर इनर। और ये जो दिख रहा है, ये जो बीच में ये जो दिख रहा है, ये मेरा क्या है? ये मेरा न्यूक्लियोप्लास्ट है। क्या है ये? न्यूक्लियोप्लास्ट। ठीक है। उसके बाद जो ये जो दिख रहा है ग्रीन कलर का मेरा, ये क्या है? न्यूक्लियर इन्वेलप। ये क्या है? न्यूक्लियर इन्वेलप, है ना। और ये जो पोर्स जो दिख रहा है, ये पोर्स, इसी पोर्स की मदद से कोई भी मटेरियल जो है अंदर जाता है और कोई भी मटेरियल बाहर आता है, इसी पोर्स की वजह से, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोर्स इन न्यूक्लियर इन्वेलप। पोर्स होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, उसमें ये सब क्या है? ये सब पोर्स है। अंदर आने और बाहर जाने का ये क्या है? रास्ता है। आगे बात समझ में? ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक पर डिस्कस करते हैं डीएनए के बारे में, स्ट्रक्चर उसका। ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डीएनए।
डीएनए जो है ये क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है डीएनए, है ना। अभी ये शुरू हम लोग इसके बारे में जान रहे हैं, और आगे जैसे जैसे क्लास हम लोग बढ़ता जाएगा और इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। डीएनए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो डीएनए है क्या, सबसे पहले हम लोग जानते हैं डीएनए के बारे में। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म है, डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या है ये, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका डीएनए का फुल फॉर्म है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक स्ट्रक्चर होता है, हेलिक स्ट्रक्चर होता है स्टेप का, स्टेप, ठीक है। और इसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। डीएनए जितना भी इंफॉर्मेशन है ना, वो जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो कैरी होता है, जो जाता है, इसी डीएनए की वजह से, है ना। पेरेंट्स का कैसा आइस कलर है, बच्चा का कैसा आइस कलर होगा, ये कौन डिसाइड करता है, डीएनए डिसाइड करता है। बाल का कलर चाइल्ड का कैसा होगा, ये डीएनए डिसाइड करता है। सारा चीज़ जो है ये डीएनए क्या करता है, कैरी करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है। क्या कैरी करता है, इंफॉर्मेशन ये कैरी करता है, ठीक है। कैरेक्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है डीएनए के बारे में, इसको नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक जो क्या है, क्रोमेटिन और क्रोमोजोम। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं, क्रोमेटिन एंड क्रोमोजोम के बारे में। क्या, क्रोमेटिन एंड क्रोमोजोम। तो आइए देखते हैं क्रोमेटिन एंड क्रोमोजोम है क्या। तो ये मेरा सेल है, ये भी मेरा सेल है, बीच में न्यूक्लियस जो जान रहे हैं। तो ये जो अंदर में जो ये रेड रेड जो दिख रहा है, रेड रेड दिख रहा है, ये मेरा क्या है, ये मेरा डीएनए है। क्या है, ये मेरा डीएनए है क्रोमेटिन का। किसका, क्रोमेटिन का जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ये इस तरीके का होता है, हाईली कॉइल्ड, है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। और क्रोमोजोम में ये मेरा क्या है, ये मेरा क्रोमेटिन और क्रोमोजोम। क्रोमोजोम में जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ये इस टाइप का होता है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, क्रोमेटिन में और क्रोमोजोम में डीएनए के स्ट्रक्चर में। और क्यों डिफरेंस होता है, इसको हम लोग थ्योरी की मदद से देखते हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिकल देखा, है ना, अभी हम लोग डायग्राम देखा, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखा, इसका डायग्राम देखा। अब हम लोग इसको थ्योरी की मदद से थोड़ा इसको जान लेते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक, ठीक है। तो क्रोमेटिन एंड क्रोमोजोम हम लोग डायग्राम की मदद से देख लिया था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको थोड़ा थ्योरी की मदद से देख रहे हैं। तो क्रोमेटिन क्या है, देखिए, क्रोमेटिन स्कैटर फ्रॉम डीएनए डिस्पर्स थ्रू आउट न्यूक्लियस। इसमें जो डीएनए डिस्पर्स होता है किसके, थ्रू आउट न्यूक्लियस के, स्कैटर ऑफ डीएनए डिस्पर्स थ्रू आउट न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखा था कि ये मेरा न्यूक्लियस में किस तरीके से डीएनए का था, इस टाइप से था, है ना, स्कैटर्न था, फैला हुआ था, है ना, किस तरीके से ये फैला हुआ था। तो क्रोमेटिन में हम लोग देखा था, क्रोमेटिन में कि डीएनए किस तरीके से फैला हुआ था, है ना, क्या था इसमें, स्कैटर्न, फैला हुआ था, है ना, कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से ये क्या था, फैला हुआ था। या छोटा सा हमने सेल का भी डायग्राम बना दिया, छोटा सा हमने क्रोमेटिन का भी डायग्राम बना दिया यहाँ पे, ताकि समझ में आए कि ये मेरा सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर मेरा डीएनए है और डीएनए कैसे फैला हुआ है ना, स्कैटरिंग, ठीक है। अब हम लोग क्रोमोजोम में देखते हैं, किस में देखते हैं, क्रोमोजोम में, हाईली क्वाइल्ड एंड कंडेंस फॉर्म। इसमें ऐसे स्कैटर्न है, इसमें फैला हुआ है, ऐसे करके एकदम फैला हुआ है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, उधर भी है, फैला हुआ है पूरा। लेकिन है ना, किस में फैला हुआ है, क्रोमेटिन में ऐसे करके फैला हुआ है। लेकिन उसको जब हम लोग क्रोमोजोम में लाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो जो फैला हुआ था वो एक जगह हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है ना। वो क्या, वो फैला हुआ है, किस में फैला हुआ है, क्रोमेटिन में। डीएनए क्या फैला हुआ है ना, हर दिशा में फैला हुआ है, फैला हुआ है अपना, है ना। कैसे आदमी फैला रहता है, एक बेड है, उस पर एक आदमी सो रहा है, आराम से अपना फैल करके सो रहा है। लेकिन उसी बेड पर 2-3 आदमी आ गया, है ना, 2 आदमी आ गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना सुकुर करके, मतलब ठीक तरीके से
है ना, आराम से अपना जगह बना करके सोना पड़ेगा, फैल करके तो नहीं सोएगा, है ना। वो क्या रहता है इसमें, हाईली क्वाइल्ड एंड कंडेंस, है ना, फैलेगा नहीं। अब यहाँ पे स्कैटर्न था तो यहाँ पे क्या हो गया, कंडेंस हो गया, है ना, क्योंकि दूसरे आदमी को भी ज़रूरत है, दूसरा आदमी भी वहाँ पे सोएगा, उसको भी जगह चाहिए। तो आप फैलिएगा तो काम चलेगा, नहीं चलेगा। ज़्यादा बदमाशी करेगा तो उसको बेड से गिरा देगा। तो यहाँ पे यही होता है क्या, क्रोमोसोम में कंडेंस फॉर्म में हो जाता है ना, फ्रॉम डीएनए। क्रोमोसोम आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब क्रोमोसोम में जब मेरा डीएनए दिखता है, कब दिखता है, कब विजिबल होता है, जब सेल का डिवीजन होता है। कब विजिबल होता है डीएनए, जब सेल का डिवीजन होता है। किसमें, क्रोमोसोम। हाईली कॉइल एंड कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, इस तरीके से, है ना, ठीक है। हाईली कॉइल एंड कंडेंस फॉर्म हो जाता है डीएनए का इस तरीके से। क्रोमोसोम आर विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम जो विजिबल होता है ये सिर्फ सेल डिवीजन के प्रोसेस जब शुरू होता है तभी ये मेरा क्रोमोसोम क्या होता है, विजिबल होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है ना। तब तक के लिए क्या कीजिए, अपना ख्याल रखिए, आसपास के एरिया को स्वस्थ रखिए, बड़ों का इज्जत कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए, है ना। और MB एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, फिर से बता रहा हूँ, क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।